तो मैं आपको सिंथेसिस के अंतर्गत आज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले वाले पार्ट में वीडियो में मैं कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़ाना शुरू किया, जिसमें पहला कंजंक्शन एडवर्सेटिव कंजंक्शन मैंने बताया। दूसरा कंजंक्शन होता है, लिखिए, दूसरा होता है इलाटिव कंजंक्शंस, ILLATIVE, इलाटिव कंजंक्शंस। इसकी हिंदी होती है परिणाम या कारण प्रदर्शित करने वाले, परिणाम या कारण प्रदर्शित करने वाले। लिखिए, मुख्य रूप से इसमें सो माने इसलिए, देयरफॉर इसलिए, हेंस इसका भी अर्थ वही लगाइए, इसलिए, यही परिणाम बताने वाले हैं, यही परिणाम बताने वाले हैं। तथा फॉर, फॉर या फॉर, फॉर, फॉर माने क्योंकि, यह कारण प्रदर्शित करने वाला है, यह कारण प्रदर्शित करने वाला है। इसको लिख लीजिए आप लोग कॉपी पर अपने, कारण प्रदर्शित करने वाला है। अब इसका प्रयोग कैसे होगा, लिखिए। प्रयोग, जब दो वाक्य एक साथ आते हैं, जब दो वाक्य एक साथ आते हैं और एक वाक्य का दूसरा वाक्य कारण होता है, तो वहां फॉर लगा देते हैं। और यदि एक वाक्य का दूसरा वाक्य परिणाम होता है, तो वहां सो, देयरफॉर अथवा हेंस का प्रयोग करते हैं। सो, देयरफॉर अथवा हेंस का प्रयोग करते हैं। यानी दो वाक्य एक साथ आएंगे, यदि एक वाक्य का दूसरा वाक्य कारण है तो फॉर लगा देंगे, और यदि एक वाक्य का दूसरा वाक्य परिणाम है तो सो, देयरफॉर या हेंस लगा देंगे। यदि कारण आप नहीं लगाना चाहते हैं फॉर, क्योंकि फॉर का प्रयोग कम ही होता है, ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं, है सही है। तो यदि आप फॉर नहीं लगाना चाहते हैं तो कारण को अगर उल्टा कर देते हैं तो परिणाम हो जाता है। कारण का उल्टा परिणाम होता है, परिणाम का उल्टा कारण होता है। तो फिर आप उसको उल्टा करके फिर सो, देयरफॉर, हेंस परिणाम वाला कंजंक्शन लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण में भी क्लियर हो जाएगा, आप देखें, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता हूं। एक वाक्य, दूसरा वाक्य है आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूं। मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता हूं, मैं एक पापी हूं। मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता हूं, क्यों नहीं मर सकता हूं? क्योंकि मैं एक पापी हूं। कारण है तो आप फॉर लगा के बना सकते हैं, तो हो जाएगा आई कैन नॉट डाई इन पीस फॉर आई एम ए सिनर, मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता हूं क्योंकि मैं एक पापी हूं। बन गया। और यदि आप इसको उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो परिणाम हो जाएगा आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम ए सिनर, इसको उल्टा कर दीजिए, आई एम सिनर पहले कीजिए, आई एम सिनर, मैं एक पापी हूं। तो इसका परिणाम क्या निकल रहा है? इसका परिणाम क्या हो रहा है? आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांतिपूर्वक नहीं मर सकता। तो अब सो, देयरफॉर, हेंस से जोड़ दीजिए, आई एम ए सिनर, सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम ए सिनर, देयरफॉर या हेंस आई कैन नॉट डाई इन पीस। आप जैसे चाहें बना सकते हैं, आसान है, समझ गए होंगे आसानी से। एक और देख लीजिए,
ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर का पुत्र है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। वह एक प्रोफेसर का पुत्र है, तो इसका परिणाम क्या निकल रहा है कि वह बुद्धिमान है। तो आप जोड़ दीजिए, ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर सो ही इज इंटेलिजेंट। एक उदाहरण और देख लीजिए, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, वह अपना अध्ययन छोड़ दिया। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। वह अपना अध्ययन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। ही लेफ्ट हिज स्टडीज फॉर ही हैड नो मनी। और उल्टा कर दीजिए तो परिणाम हो जाएगा, ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। अब आप तीसरा लिखिए। पहला हो गया एडवर्सेटिव कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत पहला हो गया एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध प्रकट करने वाला। दूसरा हो गया इलाटिव कंजंक्शन, परिणाम या कारण प्रदर्शित करने वाला। और तीसरा लिखिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, विकल्प बताने वाले, विकल्प बताने वाले। लिखिए, मुख्य रूप से इसमें आइदर आर, आइदर बीच में छोटा सा हाइफन, आर, दोनों एक साथ आता है। आइदर माने या तो, आर माने या तो या। नाइदर नार, नाइदर हाइफन नार, नाइदर माने नहीं तो, नार माने ना, नहीं तो ना। आर, ओ आर, आर, आर माने या, अथवा, अन्यथा, नहीं तो। ये चार अर्थ होता है, चार अर्थों में प्रयोग किया जाता है। या, अथवा, अन्यथा, नहीं तो। अदरवाइज, अदरवाइज, OTHERWISE, अदरवाइज। अदरवाइज माने होता है अन्यथा, नहीं तो, अन्यथा, नहीं तो। एल्स, ELSE, एल्स माने भी होता है अन्यथा, नहीं तो। तो हो गया आइदर आर, नाइदर नार, आर, अदरवाइज, एल्स। यही विकल्प बताने वाले कंजंक्शन हैं, यही विकल्प बताने वाले कंजंक्शंस हैं। अब लिखिए इसका प्रयोग। प्रयोग, जब दो वाक्य एक साथ आते हैं, जब दो वाक्य एक साथ आते हैं और एक वाक्य का दूसरा वाक्य विकल्प होता है, वहां अर्थ के अनुसार इन सभी का प्रयोग करते हैं। यानी जैसा सुटेबल रहेगा उसके अनुसार हम इसको लगाएंगे। अर्थ के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, कम टू मी, कम टू मी इन टाइम, मेरे पास समय से आओ, फुल स्टॉप। डू नॉट कम एट ऑल, मत आओ। मेरे पास समय से आओ, मत आओ। तो क्या हो जाएगा, या तो मेरे पास समय से आओ या मत आओ। तो हो जाएगा आइदर कम टू मी इन टाइम आर डू नॉट कम एट ऑल। आइदर कम टू मी इन टाइम आर डू नॉट कम एट ऑल। या तो मेरे पास आओ, समय से आओ, या मत आओ। आर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कम टू मी इन टाइम, मेरे पास समय से आओ, आर डू नॉट कम एट ऑल, या मत आओ। मेरे पास समय से आओ या मत आओ।
तो दोनों प्रयोग हो सकता है। ऐसे एक उदाहरण और हो सकता है, कम इन, अंदर आओ, फुल स्टॉप, गो आउट, बाहर जाओ। दोनों इंपरेटिव सेंटेंस हैं, अंदर आओ, बाहर जाओ। तो हो गया ना, या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। आइदर कम इन आर गो आउट, आइदर कम इन आर गो आउट। ऐसे भी हो सकता है कि कम इन, अंदर आओ, आर गो आउट, या बाहर जाओ, दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार जैसा उचित रहेगा उसके अनुसार हम प्रयोग कर लेते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण आपको देने चल रहा हूं, इसको भी आप देखिए। हाँ, तो ये उदाहरण देखिए आप, मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। शीघ्रता करो, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, छोड़ दोगे, छूट जाएगी। तो अब यहाँ आइदर आर का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शीघ्रता करो अन्यथा तुम ट्रेन को छोड़ दोगे। शीघ्रता करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो अन्यथा नहीं तो जितना अर्थ दे रहे हैं सब लग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मेक हेस्ट अदरवाइज, या आर में भी अन्यथा नहीं तो होता है, या एल्स, तीनों में से कोई लग सकता है। मेक हेस्ट अदरवाइज आर एल्स यू विल मिस द ट्रेन। शीघ्रता करो अन्यथा तुम ट्रेन को छोड़ दोगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण और लिख लीजिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो देखिए, न तो उसने कठिन परिश्रम किया है न वो फेल हुआ है, कुछ भी हुआ नहीं है। उसके सामने एक विकल्प रखा गया है, कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे, कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, वर्क हार्ड आर यू विल फेल, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, कोई लगा सकते हैं तो बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब चौथा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में 3 बताए आपको, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इलाटिव कंजंक्शंस और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, और चौथा है कुमुलेटिव कंजंक्शंस, CUMULATIV, कुमुलेटिव कंजंक्शंस माने जोड़ बताने वाले, जोड़ बताने वाले। लिखिए मुख्य रूप से इसमें लिख लीजिए, लिखिए इसको, जोड़ बताने वाले, कुमुलेटिव कंजंक्शंस जोड़ बताने वाले लिखिए मुख्य रूप से इसमें एंड माने और, एज वेल एज माने साथ ही साथ, बोथ एंड, बोथ बीच में छोटा सा हाइफन एंड, बोथ एंड का प्रयोग एक ही साथ होता है, दोनों एक साथ आता है। बोथ माने दोनों, एंड माने और, बोथ एंड कामा, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बीच में हाइफन छोटा सा, बट आल्सो ये भी एक साथ आता है। नॉट ओनली माने नहीं केवल, बट आल्सो माने बल्कि, नहीं केवल बल्कि। यही जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस हैं, यही जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस हैं। अब लिखिए इसका प्रयोग, जब 2 वाक्य एक साथ आते हैं और जब 2 वाक्य एक साथ आते हैं और उनमें कोई संबंध नहीं होता है, उन दोनों वाक्यों में कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात न तो एक वाक्य दूसरे वाक्य का विकल्प होता है, न परिणाम या कारण होता है, और न विरोध होता है, कुछ भी नहीं होता है, अर्थात उन दोनों में कोई संबंध नहीं होता है, वहां इन सभी कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। एंड, एज वेल एज माने साथ ही साथ, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, इनका हम प्रयोग करते हैं जब कोई संबंध नहीं रहता है।
वहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको अभी देने चल रहा हूँ, आप देखें। ये उदाहरण आपका है, यहाँ देखिए आप उदाहरण, ये उदाहरण दिया हुआ है, ही इज ए फूल ही इज ए नेव। वह मूर्ख है, वह नेव माने पाजी है, शरारती है, पाजी है। अब वह मूर्ख है, वह पाजी है, इसमें कोई विरोध नहीं हो रहा है। मूर्ख होने का परिणाम पाजी होना होता नहीं है। विकल्प भी नहीं है कि वह मूर्ख ही है या पाजी ही है, दोनों में एक ही है, यानी कोई संबंध नहीं है। तो हम इन चारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज ए फूल एंड ए नेव। आप ऐसे करते हैं, ही इज ए फूल एंड ही इज ए नेव, जोड़ेंगे तो एंड से हो जाएगा। लेकिन चूंकि दोनों का सब्जेक्ट एक ही है और दोनों विशेषता बता रहे हैं, दोनों एक ही व्यक्ति दोनों हैं, इसलिए आप एक ठो ही इज नहीं लगा सकते हैं। तो हो जाएगा ही इज ए फूल एंड ए नेव। और अगर आप ये लिखते हैं कि ही इज ए फूल एंड ही इज ए नेव, तब भी सही है, गलत नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें कि वो भी सही है, ये भी सही है। ही इज ए फूल एज वेल एज ए नेव। ही इज ए फूल, वह मूर्ख है, साथ ही साथ पाजी भी। ही इज बोथ, वह दोनों है, ए फूल एंड ए नेव, मूर्ख भी और पाजी भी। बोथ हैंड का प्रयोग हो गया। ही इज नॉट ओनली ए फूल, वह केवल मूर्ख ही नहीं है, बट आल्सो ए नेव, बल्कि पाजी भी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज नॉट ओनली ए फूल बट ए नेव आल्सो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस वाक्य में, एक ही वाक्य में सब जुट गया। एक उदाहरण और इसका देख लीजिए। जैसे हो सकता है कि he took my pen yesterday, he returned it today। वह कल मेरी कलम लिया और आज वापस कर दिया। विरोध है ना, परिणाम है ना, कारण है, एंड से जोड़ दीजिए। he took my pen yesterday and returned it today, बन गया। बहुत आसान है, इस प्रकार आप इसे बना सकते हैं। और आप एक बात याद रखिए कि एंड तो ऐसा कंजंक्शन है जिसका हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, केवल विरोध वाला वाक्य छोड़ करके। बाकी एंड तो एक ऐसा कंजंक्शन है कि सभी जगह जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस एंड ही आप लगाते रहें। तो इस प्रकार आपको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बताया। अब इसमें एक और है, पांचवा प्रकार भी लिख लीजिए। इसमें आता है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग। तो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स में कौन आते हैं? तो हु आता है, वेयर आता है, विच आता है, व्हाई आता है। अब इनका प्रयोग होगा तो वास्तव में तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग एक कंटिन्यूटी, एक तारतम्यता में होता है, तब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं। जैसे इनसे कोई विशेषता न बताया जाए, समय की ओर संकेत न करें, तो कंटिन्यूटी हो तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं, एक उदाहरण देखिए। उदाहरण है, आई मेट राम, मैं राम से मिला। ही गेव मी ए बुक, वह मुझे एक किताब दिया। मैं राम से मिला और वह मुझे एक किताब दिया। तो इसको जोड़ेंगे तो आई मेट राम, मैं राम से मिला, हूँ गेव मी ए बुक। अब यहाँ हूँ जो है कंटिन्यूटी में है, हूँ बराबर क्या होगा? एंड ही। मैं राम से मिला और वह मुझे एक किताब दिया। तो जब इस प्रकार कंटिन्यूटी में रहेगा तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। समझ गए? तो क्या हो जाएगा? वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। COORDINATE, कोऑर्डिनेट क्लॉज ये हो जाएगा। और जब हूँ लगाएंगे और विशेषता बताने लगेगा आगे, तो वो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। जैसे उसका भी उदाहरण यही वाक्य है, आई मेट राम
हु इज माई फ्रेंड, मैं राम से मिला, हु इज माई फ्रेंड, जो मेरा मित्र है। उस राम की क्या विशेषता है, वो मेरा मित्र है। आई मेट राम, मैं राम से मिला जो मेरा मित्र है। जब जो अर्थ आ गया, मैं राम से मिला जो मेरा मित्र है, यानी उस राम की क्या विशेषता है, मेरा मित्र है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक आध उदाहरण इसका और देख लो, देख लीजिए आप लोग। जैसे ही शॉट द बर्ड फुल स्टॉप इट फ्लू, वह एक चिड़िया को मारा, इट फ्लू, यह उड़ गई। तो ही शॉट द बर्ड विच फ्लू, वह चिड़िया को मारा, विच फ्लू, तो विच बराबर क्या, एंड इट फ्लू। अब अगर वहां विशेषता वगैरह बताने लगता तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे कहा जाता, ही स्टार्ट द बर्ड विच वॉज ब्लैक, उसने एक चिड़िया मारा जो काली थी। तो अब सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। इसलिए कंटिन्यूटी में जब रहेगा तो कोऑर्डिनेट क्लॉज, व्हाट व्हेन विच से जुटेगा, तो क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और जब विशेषता वगैरह बताएंगे तब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। इस प्रकार मैंने आपको बताया, लगभग समाप्त हो गया आज ये फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस समाप्त हो गया। दो तीन उदाहरण दो चार देख लीजिए। जैसे I am going to Delhi, full stop, I will stay there for a week, मैं दिल्ली जा रहा हूं, I will stay there for a week, मैं वहां एक सप्ताह रुकूंगा। ये कंटिन्यूटी में है तो क्या हो जाएगा, I am going to Delhi where I will stay for a week, where बराबर एंड there, तो इसलिए वेयर ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, ही मिस्ड द ट्रेन, प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट, प्रोफेसर गुप्ता देर हो गई, देर से थे, ही मिस्ड द ट्रेन। तो लेट थे तो इसका परिणाम क्या निकला, ट्रेन को मिस कर दिया, सो हो जाएगा। सो ही, प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट सो ही मिस्ड द ट्रेन बन जाएगा। It was a stormy night, full stop, he ventured out, तूफानी रात थी, he ventured out, वह साहसिक कार्य के लिए बाहर निकल गया। तो क्या हो जाएगा, It was a stormy night, विरोध हो रहा है, तूफानी रात है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, फिर भी निकल गया, तो क्या हो जाएगा, It was a stormy night बट ही वेंचर्ड आउट। तो इस प्रकार ऐसे आप बना लेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो कोई ना कोई शर्त मिल जाएगा और उस शर्त के अनुसार आप बना लेंगे। गुड बॉयज वर्क, अच्छे लड़के काम करते हैं। बैड बॉयज मेक मिस्चीफ, बुरे लड़के दुष्टता करते हैं। तो क्या हो जाएगा, विरोध है, गुड बॉयज वर्क, वेयर एज जबकि, वाइल जबकि, बैड बॉयज मेक मिस्चीफ। आप बना सकते हैं, बड़े आसानी से बना सकते हैं। राम इज वाइज, राम इज इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान है, राम चतुर है, राम बुद्धिमान है। तो इसमें न विरोध हो रहा है, न परिणाम कारण, न विकल्प हो रहा है। तो राम इज वाइज एंड इंटेलिजेंट, राम इज वाइज एज वेल एज इंटेलिजेंट, राम इज बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट, राम इज नॉट ओनली वाइज बट आल्सो इंटेलिजेंट। तो आप सब बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। ही इज रिच, ही इज नॉट कंटेंटेड, वह धनवान है,
वह संतुष्ट नहीं है। धनवान है तो संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन संतुष्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ही इज रिच बट ही इज नॉट कंटेंटेड। बट का प्रयोग हो जाएगा, स्टिल का प्रयोग हो जाएगा, एट का प्रयोग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको बना सकते हैं। ऐसे ही 3 वाक्य रहेगा। जब 3 वाक्य रहेगा तो उसमें 2 कंजंक्शन रहेगा, 2 कंजंक्शन लगा के जोड़ देंगे, या 2 वाक्यों में से एक को सिंपल बना लेंगे और एक का कंजंक्शन से जोड़ लेंगे। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए। रहीम इज इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस, हिज सक्सेस इज डाउटफुल। 3 वाक्य है। रहीम इज इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस, हिज सक्सेस इज डाउटफुल। रहीम इंटेलिजेंट है, वह लापरवाह है, उसकी सफलता पर संदेह है। तो रहीम इंटेलिजेंट है, लापरवाह है। इंटेलिजेंट है तो लापरवाह नहीं होना चाहिए, लापरवाह है विरोध हो गया, बट हो जाएगा। रहीम इज इंटेलिजेंट बट ही इज केयरलेस, और लापरवाह है तो उसके परिणाम क्या निकलने वाला है कि उसके सफलता पर संदेह है। परिणाम है सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल। रहीम इज इंटेलिजेंट बट ही इज केयरलेस, सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल। बन गया। रहीम और ही दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं, तो इनको सिंपल बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बीइंग इंटेलिजेंट रहीम इज केयरलेस, सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल। ऐसे ही बन गया। बीइंग इंटेलिजेंट रहीम इज केयरलेस, सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल। ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। आसान है, आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। और इस प्रकार आप, अगर कहीं दिक्कत है कोई ये है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार आपका आज सिंथेसिस के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस भी समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मैं आपको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के विषय में पढ़ाऊंगा, उसके विषय में बताऊंगा। धन्यवाद।